हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं झारखंड के इतिहास से 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज हमारा अध्ययन का विषय है झारखंड में 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन करें। तो चले शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह आधुनिक भारतीय इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। झारखंड प्रदेश भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। झारखंड में 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में कई विद्वानों ने कई तर्क प्रस्तुत किए हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जहां एक और इसे मात्र सैनिक विद्रोह बताया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहकर संबोधित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों में के मेल्सन, ट्रेवेलियन, होम्स जैसे इतिहासकारों ने, जो कि साम्राज्य के प्राकृतिक पक्षपाती थे, उन्होंने इसे केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है, जो सिर्फ सेना तक ही सीमित था, जिसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त नहीं था। समकालीन कुछ भारतीय विचारकों जैसे जीवनलाल, दुर्गादास, अहमद खान ने भी इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। अन्य लोगों ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी है अथवा श्वेत एवं कालों के बीच सर्वश्रेष्ठता का संघर्ष बताया है। कुछ इतिहासकारों ने इसे अंग्रेजी शासन उखाड़ फेंकने के लिए हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम दिया, लेकिन राष्ट्रवादियों ने इसे सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन से संबोधित किया है। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल एक सैनिक विद्रोह था तथा कुछ भी नहीं था। सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थिक सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। परंतु यह व्याख्या ठीक नहीं है। निस्संदेह ये एक सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था, परंतु सभी स्थानों पर यह सेना तक सीमित ना रहा। सभी सेनाओं ने भी विद्रोह नहीं किया। सेना का कुछ भाग सरकार की ओर से लड़ा। विद्रोही जनता के प्रत्येक वर्ग से आए थे। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेडरिक हैलिडे के अनुसार जिन लोगों ने विद्रोहियों का साथ दिया, वे ना तो उनके संबंधी थे और ना निकट के लोग। विद्रोह में शामिल हुए वे या तो चोर थे अथवा लुटेरे, जो व्याप्त अराजकता का लाभ उठाना चाहते थे। लेकिन यह व्याख्या भी ठीक एवं पक्षपातपूर्ण लगती है। ठीक नहीं है, यहाँ नहीं छूट गया है, ठीक नहीं है एवं पक्षपातपूर्ण लगती है। वस्तुतः झारखंड में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस क्षेत्र के इतिहास में पहली बार अधिकांश जमींदारों ने सरकार के विरुद्ध सामान्य जन का साथ दिया। विद्रोह के लिए दंडित लोगों की सूची लंबी सूची यह सिद्ध करती है कि इस विद्रोह से समाज के सभी वर्ग प्रभावित हुए थे और यह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था। रीन्स का कथन से सहमत होना कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह भी कठिन है। विद्रोह की गर्मी में भिन्न भिन्न धर्मों के नैतिक नियमों का लड़ने वालों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। दोनों दलों ने अपनी अपनी जातियों को छिपाने के लिए धर्म ग्रंथों का आश्रय लिया। ना ही यह जातियों का युद्ध था। यह सत्य है कि विद्रोह में श्वेत अथवा अंग्रेज एक और थे, परंतु सभी काले अथवा भारतीय दूसरी ओर नहीं थे। कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी,
जिन्होंने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड प्रदेश में यह विद्रोह एक जनविद्रोह था, जिसमें सभी प्रकार के लोग, जमींदारों से लेकर गांव के मुखिया तक, आदिवासी तथा मुसलमानों, सबों ने भाग लिया और सबों का एक ही उद्देश्य था, यूरोपियनों द्वारा शोषण को समाप्त किया जाना और ब्रिटिश शासन के सभी चिन्हों को समाप्त कर देना। इसलिए यह न केवल सैनिक विद्रोह था और न ही छोटे और असंतुष्ट जनजातीय समूह का उपद्रव मात्र। होल्म्स के अनुसार यह विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, परंतु इस विचारधारा से संकीर्ण जाति भेद की गंध आती है। विद्रोह में दोनों पक्ष ही जातियों के दोषी थे। यदि झारखंड के कुछ प्रदेशों के सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों, स्त्रियों एवं बच्चों की हत्या कर दी थी, तो अंग्रेज़ों ने भी इस प्रदेश में अनेक स्थानों पर झारखंडियों की बहनों एवं बच्चों की इज्जत को खिलवाड़ किया था और इससे भी ज़्यादा बर्बर एवं जघन्य अपराध किए। वास्तव में दोनों ओर से प्रतिशोध की भावना ने मनुष्य को अभिभूत कर दिया था। कोई राष्ट्र अथवा जाति इस प्रकार का अत्याचार करती है, वो सभ्य कहलाने का दावा नहीं कर सकती। झारखंड प्रदेश में तत्काल पदस्थापित पदाधिकारियों, जिनमें डाल्टन, नीव और डेविस तथा अन्यों के अनुसार छोटा नागपुर के लोगों ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ के निवासी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह से विद्रोह के समर्थन में थे। सरकार द्वारा विद्रोही नेताओं को पकड़वाने के लिए कई अच्छे इनामों की घोषणा भी करती थी, लेकिन इनाम के लालच में बहुत कम लोगों ने विद्रोहियों के साथ विश्वासघात किया। कैप्टन डाल्टन ने स्वयं स्वीकार किया है कि किसी भी व्यक्ति पर इनाम की घोषणा का प्रभाव नहीं पड़ा। यह सत्य है कि कई विद्रोही पकड़े गए थे, लेकिन वे लोग जनता द्वारा नहीं बल्कि सैनिकों या पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। कई लोगों ने लूटपाट, आगजनी और विद्रोहियों द्वारा कई सफल हमले इस बात के प्रमाण थे कि लोग विद्रोहियों के पक्ष में थे। प्रसिद्ध इतिहासकार S.B. चौधरी ने लिखा है कि प्रत्येक वर्ग के लोगों पर सरकार संदेह कर रही थी, क्योंकि अधिकारियों ने देखा कि यह एक जन आंदोलन था जिसे दबाना उसके लिए ज़रूरी था। अधिकारी वर्ग ने साधुओं, घुमक्कड़ों और वैसे सभी लोगों पर नज़र रखा था जो विद्रोहियों के जासूस अथवा संपर्क सूत्र हो सकते थे। छिपाई हुई चिट्ठियों के लिए ऐसे लोगों के कपड़ों के अतिरिक्त जूते और छड़ियों की भी तलाशी ली जाती थी। इतिहासकार P.C. राय चौधरी ने ठीक ही लिखा है कि यदि यह विद्रोह था भी तो यह जन समर्थन पर आधारित विद्रोह था। स्वयं G.B. मालसेन ने भी यह स्वीकार किया है कि विद्रोह के आरंभ से अंत तक छोटा नागपुर देश के हृदय का रिश्ता घाव बनता जा रहा था। हैलिडे के अनुसार विद्रोह की संपूर्ण अवधि में झारखंड चिंता और बेसब्री, कभी कभी असुविधा और कठिनाई, एक समय तो वास्तविक खतरे का कारण बन रहा था। डिज़रेली, जो इंग्लैंड में समकालीन रूढ़िवादी दल के प्रमुख नेता थे, उन्होंने भी इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। उनका विचार था कि यह विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं था, अपितु एक सचेत संयोग का परिणाम था और वह एक सुनियोजित और संगठित प्रयत्नों का परिणाम था जो अवसर की प्रतीक्षा में थे। वीर सावरकर ने भी इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है और सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 1826-27, 1831-32, 1848, 1854-56 के विद्रोह तो 1857 के विद्रोह के पूर्व
एक पूर्वाभ्यास थे। दो आधुनिक विशिष्ट भारतीय इतिहासकार मजूमदार और सेन ने समस्त उपलब्ध राजकीय तथा अराजकीय आलेखों का विस्तृत अध्ययन किया है। 1857 के विद्रोह की घटनाओं पर दोनों विद्वानों में मतभेद भी है, परंतु दोनों इस बात से सहमत हैं कि 1857 का विद्रोह सचेत योजनाओं का परिणाम नहीं थी और ना ही इसके पीछे कुशल और सिद्धहस्त व्यक्ति था। दोनों विद्वान इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रीयता भ्रूणावस्था में थी। डॉक्टर सेन का मत है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत केवल भौगोलिक कथन नहीं था। 1857 में बंगालियों, पंजाबियों, महाराष्ट्रियों, मद्रासियों ने कभी अनुभव नहीं किया था कि वे एक राष्ट्र के सदस्य हैं। इनके कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थे। इनके नेताओं में आपसी द्वेष, ईर्ष्या, कलह की भावना थी, जिसके कारण वे लगातार एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। जनसाधारण भी अच्छी स्थिति में नहीं थे। इनकी बहुसंख्यक जनता तटस्थ और उदासीन रही। राष्ट्रवाद को आज हम जिस अर्थ में लेते हैं, उस समय तक यह देश में नहीं आई थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहना ठीक नहीं है। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार सैनिकों के व्यवहार और आचरण से कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम यह विश्वास करें अथवा यह स्वीकार कर लें कि वे देश प्रेम से प्रेरित हुए थे, अथवा यह कि वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध इसलिए लड़ रहे थे कि वे देश को स्वतंत्र करा सकें। इसके अतिरिक्त मजूमदार एक और तथ्य पर भी ध्यान दिलाते हैं कि इस विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष और उत्तरकालिक था। वे लिखते हैं कि यह कहा जाता है कि जूलियस सीजर जीवित के स्थान पर मरा हुआ अधिक शक्तिशाली था। यही बात 1857 के विद्रोह में कही जा सकती है। इसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी क्यों ना हो, शीघ्र ही यह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती बन गया। अब हम इसका मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं विद्वानों के विचारों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप के विषय में कोई भी इतिहासकार एक मत नहीं है। इस विद्रोह ने झारखंड को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को एक राष्ट्रीय प्रेरणा दी। इस विद्रोह ने पहली बार भारतीय एकता एवं भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, यह सही है कि यहाँ सर्वत्र विद्रोह की व्यापकता एक जैसी नहीं थी। झारखंड के सिंहभूम में विद्रोह का स्वरूप अधिक उग्र था। हजारीबाग में यह मुख्यतः सिपाही विद्रोह मात्र था, लेकिन मानभूम, पलामू और आधुनिक रांची क्षेत्र में विद्रोह ने जन विद्रोह का रूप ग्रहण कर लिया था। समाज के विभिन्न वर्गों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रखा था। छोटानागपुर में यह विद्रोह नागरिकों के सहयोग या असहयोग के बिना भी मात्र सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि यहाँ के विद्रोह में जनसाधारण ने अपने पारंपरिक नेताओं, जमींदारों तथा जागीरदारों के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ शस्त्र उठाया था। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।